गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। फोर्थ सेमेस्टर के आईटीयू सिलेबस में जो एक सब्जेक्ट है हमारा बिल्डिंग प्लानिंग, उसमें एक ये टॉपिक है बिल्डिंग बायलॉज। और सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस कोरोना के कारण जो हमारा लॉकडाउन हुआ है उसका अच्छे से पढ़ाई में और यूज़ कर रहे होंगे उस समय का, और अपने घर वालों के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। वापस से इस टॉपिक पे आते हैं, बिल्डिंग बायलॉज। अब इस ये जो टॉपिक है उससे मैं 2 वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में आपको मैं बिल्डिंग बायलॉज के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है, क्यों होता है, कितने क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और उसके बाद में जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें, या सेकंड वीडियो जो होगा इस टॉपिक पे, उसमें मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताऊँगा कि SAR क्या होता है, क्या नहीं होता है। अगर RTU के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उसमें वो टर्मिनोलॉजी भी आएंगी। तो एक बार हम ये लेक्चर को समझ लेते हैं, कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं आपको एज ए क्लास का लेक्चर इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो बिल्डिंग बायलॉज। अब बिल्डिंग बायलॉज क्या है, ठीक है। तो इसके पहले, बिल्डिंग बायलॉज में आने से पहले, एक तो मैं आपको लॉ क्या है, ठीक है, और लॉ को सीधे सीधे नहीं समझाते हुए मैं आपको लॉ और गाइडलाइन, हम जब सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इस तरह के 2 वर्ड हमारे पास में बहुत आते हैं। एक तो आता है लॉ, और एक जो वर्ड है जो बार बार हम इनकाउंटर करते हैं वो है हमारा गाइडलाइन वर्ड, ठीक है। कि गाइडलाइन क्या होती है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है कि गाइडलाइंस मेरी क्या होती हैं। तो लॉ और गाइडलाइन में क्या फ़र्क है। गाइडलाइन है वो हमारा एक तरह से रेफरेंस है। गाइडलाइन हमको क्या करती है, जैसे कि उसके स्पेलिंग में ही क्लियर है, गाइड करती हैं। तो जैसे कि IS कोड्स, ठीक है, IS कोड्स हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमें गाइड करते हैं। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि आपको या किसी ने एक गाइडलाइन सेट कर दी, इस तरह की गाइडलाइन सेट होती है, लेकिन एग्जांपल के लिए कर लें कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है, X एग्ज़ाम में, तो आपको 30 मिनट के लिए रोज़ पढ़ाई करनी पड़ेगी। 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट। तो ये क्या हो गया, गाइडलाइन होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 30 मिनट पढ़ना ही है और मेरा 30 मिनट पढ़ना ही है। या अगर आप 25 मिनट करके पढ़ाई करके भी कोई इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, 20 मिनट्स पढ़ाई करके भी कोई क्लियर कर सकता है, कोई उसको 30 की जगह पे 35-40 मिनट्स भी। बट एक रेंज जो है मेरी, वो क्या हो गई, उस पर्टिकुलर X एग्ज़ाम के लिए 30 मिनट्स। तो ये है गाइडलाइन। अब लॉ क्या है, अगर कुछ इस तरह से हो जाए कि 30 मिनट करोगे तो ही ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप अचीव, अगर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी को 30 मिनट करोगे तो ही आपको एक आउटकम मिलेगा। तो ये क्या हो गया, लॉ, ठीक है। एकदम हम जैसे कि कानून का आपको पता ही है, लॉ का सीधा सीधा इंग्लिश का हिंदी है वो, लेकिन लॉ मीन्स कि आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। गाइडलाइन में क्या है, आप थोड़ा 19-20 जा सकते हैं कि अगर आपको ये बोला जाए कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए 10 मीटर लेना है, कोई भी डायमेंशन 10 मीटर लेना है, अगर ये गाइडलाइन में है तो आप 9 मीटर भी ले सकते हो, 11 मीटर भी ले सकते हो। लेकिन अगर वो लॉ है तो आपको मिनिमम 10 लेना ही है, ठीक है। अगर वो 10 जो है वो मेरी मिनिमम लिमिट सेट कर रखी है लॉ में, तो आपको 10 से 9.9 पे भी नहीं जा सकते। सो ये बेसिक डिफरेंस है लॉ और गाइडलाइन में। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट जनरल मिस्टेक क्या करते हैं, एक रेंज याद रख लेते हैं एग्ज़ाम में और फिर इसके आंसर में वो रेंज लगाते हैं, तो ये नहीं एक्सेप्टेबल है। आपको लॉ को लॉ के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। अब हम आते हैं बिल्डिंग बायलॉज पे। हमारा जो मेन टॉपिक है बिल्डिंग बायलॉज क्या है, तो बिल्डिंग बायलॉज पे आते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन, अब बिल्डिंग से रिलेटेड लॉ है, अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो बिल्डिंग बायलॉज वो काफ़ी सिंपल है। लेकिन यहाँ पे जो हम बिल्डिंग बायलॉज की बात कर रहे हैं वो बिल्डिंग के अंदर से ज़्यादा आउटर जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा क्या करता है, मैनेज करता है या कंट्रोल करता है। वो हम आप
थ्रू द कोर्स ऑफ दिस वीडियो हम लोग उसको समझ लेंगे। अब बायलॉज जो होते हैं वो आपको अगर बताया जाए तो पहले मैं सीधा उसकी डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, डेफिनेशन है उसकी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, certain restrictions are laid down by municipal bodies, urban development authorities and other government department as town planning trust to clear open spaces to be left around the building। तो बेसिकली क्या है बायलॉज क्या है, और एग्जांपल मींस एग्जांपल हैं हमारे अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम है कि भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी या बृहद मुंबई इस तरह से, तो या फिर कोई सिटी कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली बायलॉज के एग्जांपल नहीं है, ये अर्बन डेवलपमेंट बॉडी के एग्जाम्पल है। तो बेसिकली अगर जैसे कि अगर हम बांसवाड़ा की बात करें हमारे टाउन की, तो वहाँ पर क्या है, हमारा नगर परिषद है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो टाउन, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बायलॉज को कौन बनाने का काम करता है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट। उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम डेवलपमेंट अथॉरिटी, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, और म्यूनसिपल जो हमारी नगर परिषद है, ये दोनों मिलके करते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल। तो अब ये रेस्ट्रिक्शन क्या है, म्यूनसिपल बॉडीज जैसे म्यूनसिपल नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। बड़े टाउन में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जैसे कि सूरत में तो सूरत अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सूडा, सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, SMC, उस तरीके से। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में या फिर उनको अप्लाई करने में, उसको मैनेज करने में कुछ और लाइन डिपार्टमेंट भी हेल्पफुल होते हैं। और उसका मेन पर्पस क्या है बायलॉज क्या, जब आप समझ जाएंगे, इसको समझेंगे एक बार, तो बायलॉज का मेन पर्पस है कि ओपन स्पेस मैनेज हो बिल्डिंग्स के अंदर, कंजेशन ना हो। तो उस पर हम एक एक करके आएंगे। तो अगर इस डेफिनेशन को हम ध्यान से देखें तो जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर रखे हैं, ठीक है। सर्टन रेस्ट्रिक्शंस, बेसिकली बायलॉज क्या है, सर्टन रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, इस फॉर्म में ये बायलॉज होते हैं, ठीक है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने लागू किए हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करके हमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। लेकिन मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, इनको बनाने वाला, उनको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है, म्यूनसिपल बॉडी। सबकी टाउन टू टाउन अलग अलग, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के लिए एक ही कॉमन बायलॉज है, ठीक है, ऐसा नहीं है। टाउन टू टाउन हमारे बायलॉज चेंज होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, इसको हम देखते हैं कि मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन वेरीज फ्रॉम रीजन टू अदर रीजन डिपेंडिंग ऑन मोटिव ऑफ ओनर, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, लेबर, कंस्ट्रक्शन एंड वेदर कंडीशंस। तो बेसिकली सीन क्या है हमारे इंडिया में कि ये जस्ट रेफरेंस फोटो है, कुछ पिक्स इंडिया के नहीं है मुझे मालूम है। तो बेसिकली इंडिया में काफ़ी डाइवर्स हमारी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं। तो मटेरियल अवेलेबिलिटी, लेबर, फिर कहीं पे टोपोग्राफिकल हमारा डिफरेंस बहुत आ जाता है, कहीं हिली एरिया है, कहीं हमारा प्लेन एरिया है। फिर हमने हमारा क्लाइमेट वाले रीजन चैप्टर में पढ़ा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से भी हम लोग काफ़ी डिफर करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ओनर, मोटिव ऑफ ओनर का क्या मतलब है यहाँ पे, मोटिव ऑफ ओनर क्या है कि ओनर क्या चाह रहे हैं, कि उसको रेजिडेंशियल यूज में यूज़ करना चाह रहा है बिल्डिंग, कि कमर्शियल में यूज़ करना चाह रहा है, अब उसमें भी कि पब्लिक सेमी पब्लिक में यूज़ करना चाह रहा है। ओनर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहा है, कि अपना बंगलो बनाना चाह रहा है, या कोई शॉपिंग मॉल बनाना चाह रहा है। तो आप रीजन टू रीजन और टाउन टू टाउन और पब्लिक, जो हमारा मोटिव ऑफ ओनर है उसके अकॉर्डिंगली भी, मतलब कि मेरा लैंड यूज, ये बिल्डिंग का जो यूज है उसके अकॉर्डिंग भी मेरे बायलॉज चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ये समझ लीजिए कि अगर मुझे मेरा बंगलो बनाना है तो बंगलो के आगे जितना स्पेस छोड़ना पड़ेगा, सेम वही स्पेस मैं मेरे थिएटर के आगे नहीं छोड़ सकता, सेम वही स्पेस मैं मेरी स्कूल बिल्डिंग के आगे नहीं छोड़ सकता, सेम वही स्पेस मैं मेरे शॉप के आगे नहीं छोड़ सकता। कहीं पर तो कम लगना है स्पेस, कहीं पर स्पेस ज़्यादा लगना है। तो ये कारण है
कि हमारा जो डेफिनेशन में कंट्री ना आके क्या आ रहा है, म्युनिसिपल बॉडीज आ रहा है। बायलॉज की जो आप डेफिनेशन लिखोगे उसमें आपको कंट्री नहीं यूज कर देना है कि ये कंट्री में ऐसा हो गया वो वैसा हो गया, कंट्री वाइज नहीं होके म्युनिसिपल बॉडी वाइज यूज होते हैं बायलॉज। अब पर्पस क्या है, तो अगर एक बार पढ़ लेता हूँ इसको मैं, वैसे आप भी पढ़िए। इफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट मेड, हाउस ओनर may construct residential building as per his whims and fancies. Hence, it is essential to maintain and implement bylaws to provide proper ventilation, privacy, security and safety between neighbors. अब इसको मैं ऑब्जेक्टिव वाले स्लाइड में ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेट करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे पर्पस क्या है बेसिकली, अगर इस स्लाइड को अगर हम देखना चाहें तो, कि अगर आपने कुछ रूल नहीं बनाया तो हम मीन्स हमारा नेचर क्या है, ह्यूमन नेचर, कि हमें जितना भी मैक्सिमम किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हो उतना हम लोग करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, आसपास वाले का ख्याल ही नहीं रखेंगे। इस तरह के पॉइंट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, जो हमारे जो कोर्स हमने क्लासरूम में किया है उसमें, कि क्या करेगा कि मान लो कि पास वाले का एक रो हाउस है जो कि जी है, जी ग्राउंड लेवल के या फिर G+1 है, चलो, तो पास वाले, अब उसके पास के प्लॉट में एक बिल्डिंग आ गई, आगे पीछे के 3-4 तरफ प्लॉट में बिल्डिंग्स आ गई। तो अब जो रो हाउस में लोग रह रहे हैं, रो हाउस में कौन रहता है, जनरली मिडिल इनकम ग्रुप या लो इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं। उनकी वेंटिलेशन का क्या, उनके लाइट एक्सेस टू लाइट का क्या, ठीक है। तो ये कारण है कि कुछ ना कुछ रूल आपको लगाने पड़ेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी हाइट तक की ही अलाउड हैं बिल्डिंग्स, उस तरह के रूल, ये सब बायलॉज होते हैं, ठीक है। तो एक बार हम उसके ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग बायलॉज क्या है, अलाउ डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ बिल्डिंग्स एंड टाउन एंड प्रिपेयर हैजार्ड डेवलपमेंट। तो बायलॉज क्या करता है कि सिस्टमेटिक ग्रोथ रखता है बिल्डिंग का और डिसिप्लिन, और ऐसा नहीं कि हैजार्ड की कहीं पर तो एक बहुत लंबा 40 मीटर का बिल्डिंग है, फिर 3 मीटर 4 मीटर का एक छोटा सा घर है या छोटा सा झोपड़ी है, फिर कुछ ये इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। बायलॉज हमारा लैंड यूज को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर क्या है, प्रोटेक्ट सेफ्टी ऑफ पब्लिक अगेंस्ट फायर, नॉइस, हेल्थ हैजार्ड एंड स्ट्रक्चरल फेलियर। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी आपको मैंने जो एग्जांपल बताया है उसमें अगर मैं उस एग्जांपल को लूँ कि लोगों ने कोई स्पेस छोड़ा नहीं, रोड को भी उन्होंने क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया अपना घर बनाने में, कि चलो यहाँ तक मैं मेरी बालकनी को खींच लेता हूँ। उसकी बिल्डिंग लाइन में उसका कंस्ट्रक्शन तो नहीं आया लेकिन बालकनी आ गई। और सपोज कि हमारा जो रोड एरिया है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, वहाँ पर भी कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया, और अंदर की तरफ, शहर के अंदर की तरफ या एरिया के अंदर की तरफ कोई फायर हैजार्ड हुआ, तो क्या होगा, जो मेरे फायर फाइटिंग व्हीकल्स हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, वो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग तक जहाँ पे फायर हैजार्ड हुआ है, या फिर समझो कि कुछ स्ट्रक्चरल फेलियर हो गया है कि टॉप फ्लोर है, वहाँ से कुछ स्लैब गिर गई, ये हो गया वो हो गया, तो जो भी मेरा ये डिज़ास्टर को रोकने के लिए या फिर कोई भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए जो भी हमारी फोर्सेस हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। अगर आपने कुछ 1-2 साल पुराना कोचिंग, सूरत में एक कोचिंग सेंटर पे आग लगने वाला हुआ था, वहाँ यही प्रॉब्लम आई थी कि फायर फाइटर्स टाइम पे कंजक्शन की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। बहुत सारे दूसरे रीज़न थे, लेकिन एक कारण ये भी था कि वराछा में एक एरिया है सूरत में कि कंजेस्टेड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे फायर फाइटर्स नहीं पहुँच पाए थे और नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नुकसान नहीं होता, लेकिन थोड़ा कम होता। तो ये ऑब्जेक्टिव से बिल्डिंग बायलॉज का सेकंड पॉइंट। और टाइम लिमिट के हिसाब से मैं लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। जस्ट जो अगला वीडियो है उसमें हम बाकी के पॉइंट्स देखेंगे। थैंक यू।